नमस्कार। वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 55 लाख से अधिक वोट हासिल कर तीसरी बार सत्ता में आई भाजपा जहां पार्टी के सदस्यता अभियान के नवीनीकरण में पूरी ताकत से जुटी है, तो वहीं आपसी गुटबाजी के चलते सत्ता के करीब होते हुए भी बहुत दूर हो चुकी कांग्रेस के सामने विपक्ष के नेता के चयन का संकट बना हुआ है। दरअसल आज इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और लेकिन मसला में सवाल जो है आज हम पूछेंगे कि हरियाणा में कब तक चुना जाएगा कांग्रेस दल विधायक दल का जो है नेता। सवाल यह भी कि कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने में कहां फंस रहा है पेच। और मसला में सवाल यह भी कि बिना नेता विपक्ष के ही क्या कांग्रेस आगे काम करेगी। तो इन सभी सवालों को टटोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है और ऐसे में कांग्रेस की क्या कुछ दलील है, किस तरीके से जो है हरियाणा में अब लगातार इसको लेकर कहीं ना कहीं क्या गुटबाजी इसमें दिखाई दे रही है, देरी क्यों हो रही है, क्या कारण है इतनी देरी का, उसको समझने की कोशिश करेंगे। कितनी जो है गंभीर कांग्रेस विपक्षी पार्टी होने के नाते हरियाणा में दिखाई दे रही है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए अब से कुछ देर में जो है एक पैनल हमारे साथ होगा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां पेच फंस रहा है, नेता विपक्ष चुने जाने में और कितना इंतजार यहां पर देखने को मिलेगा प्रदेशवासियों को। कांग्रेस हाईकमान हरियाणा में विपक्ष के नेता के चयन को लेकर कितनी गंभीर है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो भाजपा की, तो अपनी जीत से बेहद उत्साहित दिखाई दे रही है। पार्टी की सदस्यता नवीनीकरण के साथ में नए नए लोगों को संगठन के साथ जोड़ने के अभियान में पूरी ताकत के साथ में जो है बीजेपी पार्टी लगी हुई है। लगातार कांग्रेस के सामने विपक्ष के नेता के चयन का संकट बना हुआ है। अभी तक की स्थिति साफ नहीं हो पाई है, उसको लेकर आज मसला के भीतर हम चर्चा करेंगे। मसला की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जो है हमारे साथ जुड़े हुए मेहमान का जो है हम आपके साथ में परिचय करा देते हैं। सुनील फोगाट है, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। वीरेंद्र शर्मा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है आपका भी। और कमल हांडा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका मसला के अंदर। तो शुरुआत जो है आज के इस मसले को समझने की कोशिश करूंगा। कमल जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, प्रोग्राम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा और समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं उस सवालों के घेरे में आखिरकार ये नेता विपक्ष क्यों नहीं चुना जा रहा है, क्यों इतनी जो है लेट लतीफी यहां पर दिखाई दे रही है। और चूंकि हमने पीछे शीतकालीन सत्र भी देखा जो कि बिना नेता विपक्ष के चलता हुआ देखा, लेकिन क्या अब जो सवाल अब उठने लगे हैं, क्या कांग्रेस जो है आगे इसी तरीके से कार्य को अपने बढ़ाएगी, क्या बिना नेता विपक्ष के आगे का सफर तय करेगी? कमल जी, ओवर टू यू। गौरव जी, आपका नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। कि जख्म पर जख्म खाकर निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया
सर झुकाने का हुक्म जब आया हम और भी सर उठाकर निकले हैं। तो बात ऐसी है, मुझे बड़ी हैरानी होती है गौरव जी कि जिस चीज को लेकर आप लोग चर्चा करते हैं, मुद्दों पर कोई बात नहीं करता कि हरियाणा के मुद्दे कितने किए थे भाजपा ने, उनके ऊपर कोई एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। हमारे एलओपी की सबको बड़ी चिंता है। क्यों चिंता है भाई? वो हमारा काम है, हम देखेंगे, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो आप है, चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता है या कोई भी दूसरी पार्टी का प्रवक्ता है, किसी को कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हम किसी की पार्टी में दखल नहीं करते, ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम अपने आप सॉल्व करेंगे। किसी को क्या प्रॉब्लम है, क्यों किसी के पेट में दर्द होती है, समझ नहीं आता। बात कीजिए ना, मुद्दों की बात कीजिए। कैसे महाराष्ट्र में डाका डाला, कैसे हरियाणा में इन्होंने वोटों पर डाका डाला, उसकी बात कीजिए ना। उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि कहीं ना कहीं ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, नेता विपक्ष का होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये कहना चाह रही हैं? मैं एक चीज और कहना चाहूंगी। पिछले साल जब हमारी सरकार बनी थी कर्नाटक में, भाजपा ने 6 महीने बाद अपना एलओपी दिया था, तब किसी नहीं दलील आप बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात जायज है मैम, बिल्कुल कर्नाटक की दलील आप देती हैं, लेकिन वहां की राजनीतिक जो परिस्थितियां थी वो थोड़ी सी भिन्न थी, अलग थी। जो भी है एलओपी तो अगर आपको इतना इंपॉर्टेंट लगता है तो वहां भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। नहीं इंपॉर्टेंट है तो वहां पर 6 महीने में आपने कोई सवाल नहीं पूछा या हिम्मत नहीं हुई आपके पूछने की। लेकिन यहाँ पर अभी तो 2 महीने नहीं हुए, हम कर लेंगे, हमें ये पता है, हमने बनाना है। तो आखिर कहाँ पेच फंस रहा है? कुछ तो आप थोड़ा सा इस पेच को समझाने की कोशिश करें, कहाँ पर इसके जो है, कहाँ कैसे नहीं समझ आ रहा है पूरा समीकरण। कमल जी, कांग्रेस का एलिमेंट बनना है। हाँ। बनाना जब फ्री हो तब उसको लगा दे कि यहाँ नायकों ने कर हुए हैं, ये चीज पहले एनी अदर क्वेश्चन? मैम आपकी वॉइस में थोड़ा सा एरर आ रहा है, मैं दुरुस्त कराना चाहूँगा, टेक्निकल टीम से कहूँगा कि मैम की जो वॉइस को थोड़ा सा दुरुस्त करें और उसके बाद जो है मैं आपके पास आऊँगा। जो है सुनील जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा जिस तरीके से कमल जी की शायद आप तक वॉइस पहुँची हो, और आप क्या मानते हैं, किस तरीके से जिस उनकी बातों से क्या समझते हैं आप, जो है क्या समझ पा रहे हैं, क्या कहना चाह रही हैं, और किस तरीके से जो है कांग्रेस की स्थिति प्रदेश के अंदर जो है अभी तक नेता विपक्ष न चुनने पर क्या आखिरकार कौन से संकट में फंसी हुई है कांग्रेस? सुनील जी। गौरव जी, आपको चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जैसा आपने कहा कि हमारा बीजेपी के प्रवक्ता हमारी बड़ी बहन कमल जी आज इसके बारे में आपने पूछा तो वो कुछ ज्यादा स्पष्ट जवाब दे नहीं पाई, हालांकि वो बड़ी तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। लेकिन आप गौरव जी मजबूरी देखिए, प्रवक्ता भी तभी तो कुछ बता पाएगा ना जब पार्टी के अंदर कुछ एक्शन होगा। पार्टी के अंदर तो एक्शन है नहीं, पार्टी के अंदर तो बस मीटिंग होती है और चर्चा होती है और बात खत्म हो जाती है। 2 दिन सुर्खियां बन के रहती है, हम यहाँ चैनल पे बैठ के डिस्कस करेंगे और उसके बाद कोई आता पता नहीं होता कि कौन बनेगा कौन बनाएगा। अब देखिए पर्यवेक्षक भी आके जा चुके, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट देखी होगी, फिर बोले कि एक एक विधायक से बात करेंगे, फिर बोले कि हारे हुए से भी अलग अलग बात करेंगे, उसके लिए एक और कमेटी। कितने तो लोगों को अपॉइंट कर चुके हैं कि हार के क्या कारण रहे, कौन नेता विपक्ष हो, इन सारी बातों। अब देखिए गौरव जी, आपके पास, हमारे पास या कांग्रेस के पास भी ना कहने को कुछ ज्यादा बचा है नहीं। ये तो स्पष्ट सी बात है, हमने पहले ही कहा था। पहले जब हम चुनाव के तुरंत बाद कहते थे तो हमारे कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के प्रवक्ता कहते थे कि सेशन आने दीजिए, सेशन तक हम कर देंगे। वो भी आके चला गया। तो हाँ, तभी उन्होंने कहा कि दिवाली तक हम कर देंगे या दिवाली के तुरंत बाद कर देंगे। दूसरा सेशन भी आके चला गया। फिर इनके पास बहाना था कि अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, वहां पे हमारे सारा नेतृत्व व्यस्त है, तो वहां से जैसे ही फ्री होंगे हम वहां पे यहाँ अपना नेता विपक्ष का चुनाव कर लेंगे। वो चुनाव भी आके चला गया। उसके बाद भी और हालांकि देखिए कांग्रेस कोई अकेली तो चुनाव लड़ नहीं रही थी पूरे देश में, या जिन जिन स्टेट का ये नाम ले रहे थे, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही थी चुनाव वहां पे।
लेकिन हमने तो पहले ही दिन सब क्लियर था हमारा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम भी पहले से पता था पूरे प्रदेश को। और जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, उनके साथ पूरी कैबिनेट ने शपथ ली और काम पहले दिन से सुचारू है। अब कांग्रेस पार्टी की ये बड़ी विडंबना है कि ये कुछ परिवारों की पार्टी बन के रह गई है कांग्रेस, इसीलिए इनका इतना बुरा हाल है पूरे देश में। उस सच्चाई को तो ये लोग मानते हैं नहीं, ये ठीकरा फोड़ते हैं ईवीएम के ऊपर, या कभी कभी बोलते हैं ईवीएम हैक कर ली, कभी इनको मतलब किसी अधिकारी, जितनी भी संस्थाएं हैं सरकार से जुड़ी हुई इंडिपेंडेंट जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सब में इन लोगों को कमी नजर आती है। लेकिन अपना घर सुधारने की फुर्सत नहीं मिलती कि जो पार्टी के ऊपर जो बची खुची छोटी मोटी पार्टी कहीं कहीं बची है, वो भी टुकड़ों में बटी हुई है, उस पे भी कब्जा कैसे हो। जितने लोग बचे हैं उनका इस चीज से पूरा ध्यान है कि पार्टी के ऊपर कैसे कब्जा हो, संगठन पे हमारा कैसे कब्जा हो, तो वो पार्टी कैसे सरवाइव कर पाएगी और कैसे वो अपना नेता चुन पाएंगे। हाँ, यहाँ तो बस गांधी परिवार है, हरियाणा में हुड्डा परिवार है, उससे बाहर तो कांग्रेस पार्टी निकल ही नहीं सकती। मैंने तो पहले भी चैनल की डिबेट पे कितनी बार कहा है कि आप ये जितने भी पर्यवेक्षक आए हुए हैं या जितनी भी ये मीटिंगें हो रही हैं, इन सब की की कोठी पे रखी मिलेगी और वो जैसा चाहेंगे होगा। और वो हो रहा है, उसमें कोई दो राय है नहीं, हम गलत तो कहते नहीं। बच्चा इस प्रदेश का जानता है कि यहाँ कांग्रेस एक भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे के हाथ तक सिमट के रह गई है, उनके हाथ की कठपुतली बन के रह गई। उसके अलावा कांग्रेस का नाम लेने वाला जितने बड़े नेता थे सारे छोड़ के चले गए। सिर्फ क्यों? एक परिवार की तानाशाही के कारण, एक परिवार की हुकूमत के कारण। और यही हाल आगे रहेगा अगर ये खुद में कमियां अभी भी अगर ये भारतीय जनता पार्टी को या दूसरी पार्टियों को या किसी भी संस्थान को दोष देते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है कि जब कांग्रेस का नाम लेने वाला भी कोई बचेगा। या आप भी अपनी डिबेट में जब कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को या नेता को बुलाना चाहेंगे, ये हाल हो जाएगा क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होगा कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। दूसरे लोगों पे दोष आरोप करते रहेंगे। ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, फिर वीरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। कमल जी क्या कहना चाह रही हैं आप? मुंह से तो आपने दूध छीन लिया, कॉपी पेंसिल छीन ली, एनसीईआरटी की किताबें छीन ली, आपने स्कूल 5000 आपने बंद कर दिए। तो बच्चों की बात आप तो ना करिए। वैसे भी जो सत्ता में बैठे हैं बेऔलाद है, शादी भी नहीं हुई, जो अपने घर की जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, अपनी ब्याही हुई बीवी को छोड़कर आगे, उनकी बात करेंगे आप? ठीक है, आपने कहा बच्चा कि परिवारवाद, गांधी परिवार, आपको परिवारवाद नजर आता है सिर्फ राहुल जी में, प्रियंका जी में और सोनिया गांधी जी में। जब मेनका गांधी आपके टिकट पर चुनाव लड़ती है, वरुण गांधी जब आपके टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, तब आपको परिवारवाद नजर नहीं आता। जब जय शाह 16,000 करोड़ का मुनाफा उसका बढ़ जाता है 1-2 हफ्ते के अंदर, तब आपको परिवारवाद नजर नहीं आता। पीयूष गोयल, छगन भुजबल, अजीत पवार, सुनील जी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपके पास आऊंगा। और आपके चौहान साहब हैं, इधर से आपके दिलीप घोष हैं और शुभेंदु अधिकारी हैं, कितने नाम गिनाऊं मैं आपको? ठीक है, जो भ्रष्टाचारी। और आपने कहा छोटी मोटी पार्टी, आपके पास चेहरे ही कहाँ थे? सारे तो आपने नारे को 400 पार गए थे और आपके लोकसभा में हरियाणा में 10 में से 6 उधार के थे। तो कैसी बातें करते हैं, बचकानी बातें करते हैं आप तो फोगाट साहब। ठीक है, और आपने कहा कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बन गई है। जो कांग्रेस मुक्त भारत कहती थी वो उसका सारा कांग्रेसीकरण हो गया भाजपा की पार्टी का। दूसरी बात, आपने ईडी, सीबीआई, आईटी, इलेक्शन कमीशन और ईवीएम, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड ईवीएम, जिसमें आपने डाका डाला। जनता सत्ते में है, महाराष्ट्र की भी, हरियाणा की भी बना लिया आपने। लेकिन कभी तो वक्त आएगा खराब, जो अच्छे दिन का वादा किए थे, कभी उनका वक्त भी खराब आएगा। आप चिंता ना कीजिए, वो वक्त भी जल्दी आएगा। आज झारखंड में शपथ ग्रहण का समारोह था, अगर आपको जानकारी हो तो। और वैसे भी मुझे अनपढ़ों से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, जो अनपढ़ों की जमात की पार्टी है, समझे आप। और आपने कहा परिवार की कहा। हाँ, दूसरी बात मैं बता दूं, राज्यसभा में जो मेन मुद्दा होना चाहिए था आज का, सेक्शन 287 के अंडर प्रमोद तिवारी जी और खड़गे जी बात करना चाहते थे अडानी के स्कैम को लेकर, जिसकी दुनिया भर में थू-थू हो रही है और अमेरिका ने अरेस्ट वारंट भी निकाल दिए हैं। स्विट्जरलैंड ने $310 मिलियन उसके सीज कर दिए हैं, जो 26 अरब 16 करोड़ और 99 लाख बनता है इंडियन INR में, इंडियन रुपीज में। और उसके बाद सारे
विदेशों से जहां जहां कर्जा लिया, 25,000 वहां के इन्वेस्टर्स का पैसा उठाया। वो भारत नहीं है, वहां पर मोदी नहीं बैठा हुआ, ना वहां पर अमित शाह बैठे हैं अमेरिका में। उनको अपनी जनता की चिंता है, जनता को भी अपने देश से प्रेम है। वहां पर ऐसे जयचंद्र नहीं है जैसे यहाँ पर विनेश फोगाट जैसे बथेरे अरे गहरे नथु खेरे चले आते हैं। सुनिए बाप और कुछ, मैंने कहा 267 के अंदर डिस्कशन होनी चाहिए थी अडानी को लेकर। आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगी। मैं जगदीप धनखड़ ने क्या कहा, उपराष्ट्रपति ने, यशस्वी प्रधानमंत्री के मित्र ने, कि जी ये नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। ये क्या बात है, आप डिस्कशन ही नहीं होने देना चाहते। अडानी का जब भी नाम आता है राहुल जी पर मुश्किल आप पैदा करने जाते हैं। जब राहुल जी ने पहली बार चित्र दिखाया था अडानी के प्लेन में रिलैक्सिंग मोड में बैठे हुए थे प्रधानमंत्री, जिन्होंने 8,500 करोड़ का प्लेन खरीदा अपने लिए, हमारे टैक्सीज पर डाका डालकर, जो कि 1947 से लेकर 2014 तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं खरीदा, और उसके प्लेन में आराम से बैठे हुए, तो खरीदने की क्या जरूरत थी। ठीक है, बड़े आराम से बैठे थे। वो चित्र जब राहुल जी ने संसद में दिखाया तो इनके पेट में बड़ी बुरी तरह दुख। ठीक है कमल जी, मैं आपके पास लौटूंगा। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी की भी मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं, चूंकि काफी इंतजार कर रहे हैं और मैंने आपके पास प्रतिक्रिया लेने आया था। कमल जी, मैं आपके पास लौटूंगा, बाकी बातों को जो है अभी थोड़ी देर में जब सवाल मैं आपके पास लेने आऊं तो आप बोल लीजिएगा, चूंकि वीरेंद्र जी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, आप दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन रहे हैं और बखूबी जो है प्रदेश की स्थिति को भी और प्रदेश की जिस तरीके की राजनीतिक स्थिति चल रही है और खास तौर पर विपक्ष की, चूंकि मुद्दा भी आज जो है विपक्ष के लेकर ही है। विपक्ष जिस तरीके से नेता विपक्ष चुने जाने में अभी कितना और इंतजार हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। आखिर आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, धरातल की स्थिति क्या जो है आपके समीकरण कहते नजर आ रहे हैं, कहां पर पेश जो है फंसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए गौरव जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को, दोनों प्रवक्ता साथियों को और आपको मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए निश्चित तौर पे जिस तरह का मैंडेट विपक्ष को आया था, तो विपक्ष के लोगों की एक उम्मीद और आशा होती है कि जितना जल्दी हो सकता है कि पार्टी एक विपक्ष का नेता चुन करके उन लोगों की एक विपक्ष के नाते उनकी मांग उठाते विधानसभा में भी जाते तो अच्छा होता। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी का एक अपना अंदरूनी मामला है। कांग्रेस पार्टी अपने लेट लतीफी के लिए जानी जाती है, तो वो उस लेट लतीफी के साथ ही अपना नेता विपक्ष चुन लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा गौरव जी कि जिस तरह का प्रदेश के अंदर जो माहौल है, जिस तरह का पूरे देश के अंदर जो माहौल है, तो कम से कम आप और हम विपक्ष में, या आप मीडिया के नाते, हम लोग विपक्ष के नाते जितने भी मुद्दे उठाते हैं, तो क्या वो बाकी मुद्दे सेंसिटिव नहीं है क्या? अगर जितने साथी जो विधायक चुन करके आए हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, उनकी अपनी, हर नेता की अपनी आवाज है, हर नेता विपक्ष का नेता है जो इनसे विपक्ष में आया है, तो क्या उनकी आवाज को भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनने का काम करते हैं? विधानसभा के अंदर जिन जिन साथियों ने, जो विपक्ष के साथी थे, उन्होंने अपने जितने भी मुद्दे उठाए, उसमें किसानों के लिए डीएपी का बहुत बड़ा मुद्दा रहा और सभी विधायकों ने अपनी उसमें वक्तव्य में उसको उठाया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को सुनने का काम किया, कोई उसका हल निकालने का काम किया? तो मैं ये कहूंगा गौरव जी कि विपक्ष के नाते और आप एक जर्नलिस्ट के नाते हरियाणा प्रदेश और पूरे देश की जो बहुत ही सेंसिटिव ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो सत्ताधारी दल है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसको दरकिनार नहीं करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, उसमें ईवीएम का बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या एक चुने हुए साथी की, एक चुने हुए दल की, चाहे वो विपक्ष में है और चाहे पक्ष में है, उसकी अकाउंटेबिलिटी बनती है जनता के लिए, और जनता चाहती है कि किस तरह से उसको सेटिस्फेक्शन मिले। अगर कोई मुद्दा, अगर कोई प्रदेश और देश में निकल करके आता है, उसमें डाउट क्रिएट होता है, तो उसमें क्या सत्ताधारी का ये फर्ज नहीं बनता कि मैं उस डाउट्स को क्लियर करूं? तो इस तरह के बहुत मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे विपक्ष का नेता हो इनके सामने, चाहे ना हो, ये विपक्ष को सुनना नहीं चाहते, विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। बार बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार टिप्पणियां की हैं, कितनी बार हाई कोर्ट ने इनके ऊपर जुर्माने लगाए हैं, इनको सुन, इनके कान पे जो तक रेंगने का काम नहीं होता। तो ये नहीं चाहते, ये तानाशाही के साथ साथ ये नहीं चाहते कि विपक्ष की आवाज बुलंद हो, विपक्ष इनके सामने खड़ा होकर के बात करे। तो बाकी जितने विपक्ष के नेता है, सारे विपक्ष के नेता है, उनकी कौन सा बात सुनने का ये काम करते हैं? मैं अभी बता देता हूँ, 1194 बसें इन्होंने जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मिस यूज किया, उसके ऊपर तो इन्होंने एक बार भी जवाब नहीं दिया। 40 लाख टन जो इन्होंने डीएपी की शॉर्टेज किसानों को झेलनी पड़ी, उस पर तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
1,25,000 जो ये कह रहे हैं HKRN से भर्तियां इन्होंने जो की हैं, वो हमने पूछा, विपक्ष के साथियों ने पूछा कि वो कौन सी पर्ची और खर्ची से आपने वो भर्तियां की हैं, कौन सा माध्यम था वो 1,25,000 को जो आपने भर्तियां कही हैं, वो कौन सा माध्यम था? कम से कम आप व्हाइट पेपर पे बताइए युवाओं को कि इस माध्यम से हमने वो 1,25,000 युवाओं को भर्ती किया है। और इनका मान भी लेते हैं कि आपने वो सारा का सारा जो भर्ती करने का काम किया है वो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है, तो फिर क्यों आप इनको अगली सरकारों के लिए या अपनी सरकार के लिए दुविधा क्रिएट कर रहे हैं कि वो इनकी तरफ देखते रहे कब हमें रेगुलराइज करेंगे, कब सैलरी उनके बराबर देंगे? तो ऐसा काम क्यों नहीं? हम उनको 1,25,000 को उनको आप पक्का कर दीजिए, आप नहीं करेंगे तो विपक्ष का नेता भी वही काम करेगा जो विपक्ष के जितने भी विधायक जो आज कर रहे हैं, क्या उन विधायकों का ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है? तो ये कांग्रेस पार्टी का अपना एक एजेंडा होगा, क्या प्लानिंग होगी, कब ये बनाएंगे, वो इनकी अपनी सोच है। हम लोग तो उसमें ज्यादा इंटरफेयर कर भी नहीं सकते और इनके अंदर की बात बता भी नहीं सकते। लेकिन जो मेरे दूसरे प्रवक्ता साथी हैं वो भी बड़ी जोर से विपक्ष के नेता होने के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन वो जितनी भी जो जनहितैषी जो समस्याएं हैं उनके ऊपर ये चर्चा नहीं कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश ने स्कूलों का क्या हाल कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उसके ऊपर ये बात नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के लिए 2100 रुपए सम्मान भत्ता देने की बात की थी, अब कह रहे 5 साल इंतजार करना पड़ेगा, उस पर बात नहीं करते हैं। आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए की सिर्फ इलाज देंगे और जैसे दिल्ली जैसे शहर में आम आदमी पार्टी की सरकार जितना भी खर्चा आता है फ्री करती है, बिजली के बिल जीरो करती है, पानी का बिल जीरो किया हमने, यूरोपियन स्टैंडर्ड की सड़कें बनाई हमने, 33-34 फ्लाईओवर बनाए हमने, जो अभी तक पिछले 50, 60, 70 साल में जितने बने थे उतने 10 साल में हमने बनाए। तो हरियाणा प्रदेश में क्या इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हो सकता? क्या स्कूल बेहतरीन नहीं किए जा सकते? क्या स्कूलों में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन नहीं हो सकती उस तरह की? तो क्या हरियाणा प्रदेश में लोगों की सुविधा के लिए बिजली का बिल जीरो नहीं किया जा सकता? तो इसके ऊपर मैं तो चाहूंगा जो दूसरे विपक्ष के साथी हैं उनको आवाज उठानी चाहिए। विपक्ष का नेता क्या काम करेगा? यही आवाज उठाने का काम करेगा। तो क्यों ना आप और हम प्रवक्ता भी टीवी पे बैठ करके कम से कम आवाज उठाएं। किसी पार्टी में लेट लतीफी हुई है, किस वजह से हुई, अपना नेता अपना चुन लेंगे, जब समय आएगा वो अपना बना लेंगे। लेकिन होना चाहिए था बहुत पहले, बहुत लेट हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, इतना जरूर कहना चाहूंगा। बिल्कुल, चलिए कमल जी मैं आ रहा हूं आपके पास में। मैं बिल्कुल इत्मीनान से जो है आप जो है प्रतिक्रिया दीजिएगा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा वीरेंद्र जी की बातों का भी और सुनील जी की भी बातों का। हालांकि मैं सुनील जी जो है इस सवाल को लेकर जाऊंगा, वीरेंद्र जी ने सवाल उठाए हैं उनको सुनील जी का रिस्पॉन्ड का इंतजार रहेगा। लेकिन यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है और मसला में लगातार चर्चा इसी को लेकर है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो है आखिर कब जो है नेता विपक्ष चुना जाएगा, आखिर कितना और इंतजार नेता विपक्ष चुनने में। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडेवाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजा याफ्त क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतुके विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है। वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना करने वाले महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से हुई।
मुझे इस बात को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने ही 2003 में साधना टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे खुद भारत माता मंदिर के दर्शन भी कराए। 8 मंजिला इस मंदिर में पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति लगी है और दूसरी मंजिल पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें और मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी या उसमें जी जान से हिस्सा लिया, वो सभी हमारी देवताओं के समकक्ष हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक और हिंदू मंदिर में आजादी के परवानों की देवी देवताओं के बराबर दर्जा देकर उन्हें स्थापित किया गया है और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ईदगाह के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। ऐसे में इन लोगों की मानसिकता क्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिनकी बदौलत आज हम और आप और विरोधी मुस्लिम समुदाय भी आजादी की खुली हवा में सांस ले रहा है। मुझे लगता है उन शहीदों का विरोध करना उनकी राष्ट्र विरोधी सोच को दर्शा रहा है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका मसला में चर्चा। नेता विपक्ष पर जो है हरियाणा कांग्रेस के अंदर किस तरीके से जो है इंतजार और यहां पर प्रदेश की जनता को करना पड़ रहा है। कब तक आखिरकार नेता विपक्ष को चुनने जाने पर जो है फैसला यहां हाईकमान लेगा, चूंकि अब हाईकमान के ही पाले में पूरी तरीके से मामला पड़ा हुआ है और उस मसले को सुलझाने के लिए या फिर मसले को समझने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो फैसला है वो आने वाला है या फिर आ सकता है, कब तक और इंतजार करना पड़ेगा, इसी मसले को समझने के लिए जो है चर्चा लगातार चल रही है। और ऐसे में ब्रेक से पहले जो वीरेंद्र जी ने कई सारे सवाल जो है सुनील जी के लिए छोड़े थे। सुनील जी, मैं आपसे जो है प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि आखिरकार आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर। जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से कहीं ना कहीं सुनील जी जो कहना चाह रहे हैं कि भटक जाती है और मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और जो विशेष तौर पर जो है नेता विपक्ष को लेकर जो है यहाँ वीरेंद्र जी का ये कहना है कि आखिरकार उनका इंटरनल मामला है, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, जो अंदर की बात है वो बता नहीं सकता और इस टिप्पणी में कर नहीं सकता, और लेकिन हाँ लेट हो गई है। लेकिन आप इस मामले को लेकर और ज्यादा तूल उठाते हुए नजर आ रहे हैं बजाय धरातल के उन मुद्दों को, तो क्या कहना चाहेंगे सुनील जी? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा उनको कि हरियाणा में बिजली का बिल जीरो करने के लिए हमें किसी के ऊपर एहसान करने की जरूरत नहीं है, किसी को फ्री में बिजली देने की जरूरत नहीं है। उसके लिए सूर्य योजना हमारी सरकार ने लागू करी है। मेरे साथी पर जानकारी लेंगे तो उनको पता लगेगा इनके अपने जिले में भी कितने ज्यादा लोग अभी तक इस योजना से लाभान्वित हो चुके होंगे, जिनका जीरो बिजली का बिल इस योजना के तहत सरकार की हो चुका है। और स्कूलों के बारे में कहा इन्होंने, चाहे संस्कृति मॉडल स्कूल की बात हो या पीएम श्री स्कूल की बात हो, वो भी हरियाणा में है। और इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में इन्होंने कहा तो मैं बता दूं, अभी सिरसा में माननीय मुख्यमंत्री जी एक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करके आए हैं, मतलब उसका नींव का पत्थर रख के आए हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा है, या तो वो तैयार हो गए या वो तैयार होने को है। जितने 100 बेड के हॉस्पिटल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि जो 100 बेड के हॉस्पिटल है हर जिले में उनको 200 बेड का किया जाएगा। तो ये जो इन लोगों की जो, अरे देखिए आप गौरव जी, ये आम आदमी पार्टी है, इनको हरियाणा के लोगों ने मतलब पूछा तक नहीं चुनाव में, इनका किसी कोई सिंबल पकड़ने वाला नहीं मिला 90 विधानसभाओं में, और ये लोग यहाँ बैठ के मतलब इस तरह की, चलो ठीक है ये हास्यास्पद बातें हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हम देते हैं उसको भी डीए से जोड़ने का, पूरे देश में पहली सरकार है हमारी, उसको डीए से, सामाजिक सुरक्षा को डीए से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया और वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है ये सारी चीजें। तो अब इन लोगों के पास अगर कुछ कहने का ना हो तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, मैंने पहले भी कहा 2019 में जो हमारा संकल्प पत्र था, जब हम 2024 के चुनाव में गए तो एक भी उसमें जो हमने वादा हरियाणा की जनता के साथ किया था हमारे संकल्प पत्र में, वो एक भी अधूरा नहीं था। हम सारे के सारे अपने संकल्प पूरे करके चुनाव में गए
और हरियाणा की जनता को इस बात का विश्वास आया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। तभी लगातार तीसरी बार हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के जनमानस ने हमें आशीर्वाद दिया। लगातार हरियाणा को विकास के इसी नॉन स्टॉप ऐसे ही हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमें आदेशित किया और हम अपने काम पे लगे हुए हैं। अब विपक्ष के लोग हैं, इनके पास खुद करने को या कहने को तो कुछ है नहीं, तो सरकार के कामों में टीका टिप्पणी करेंगे, अच्छी बात है। अब हमारी बहन कमल हांडा जी ने कहा कि बड़े जोश में थी वो कि अरे गहरे नथु कह रहे सुनील फोगाट जैसे अमेरिका में नहीं बैठे। अरे मैं तो कहता हूं अमेरिका से ज्यादा फजूले और कांग्रेस पार्टी से ज्यादा फजूले कहीं पाए नहीं जाते। इस धरती पे अगर किसी को फजूलों से मिलना हो तो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में चले जाओ या अमेरिका के पास चले जाओ। अब आप देखिए बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे विपक्ष में बिठाया है। ये जनता की गलती है, जिन लोगों ने बिठाया वो लोग भी आज पछतावा कर रहे हैं कि ये तो गलती हो गई हमारे से। अरे देश का, मैं कोई यहाँ अडानी का प्रवक्ता बन के नहीं आ रहा हूँ वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा प्रतिक्रिया लेने के लिए, उसके बाद जो कमल जी के पास। सुनिए गौरव जी, बड़ी मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, कंप्लीट कीजिए। हम कोई अडानी के प्रवक्ता बन के नहीं बैठे यहाँ पे, लेकिन ये पूरी कांग्रेस पार्टी इनके जो सरगना है ना, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका, वो सब मिलके पूरी कांग्रेस पार्टी लगी पड़ी है विदेशी ताकतों के हाथों में खेलने के लिए। जॉर्ज सोरोस जैसे आदमी आते हैं, हमारे देश के व्यापारियों पर, हमारी देश की नीतियों पर उंगली उठाते हैं और कांग्रेस पार्टी ढोल नगाड़ों पे नाचने लग जाती है। अरे कमाल है, हद है आपकी नेगेटिविटी का, हद है आपका, मतलब देश के प्रति इतना नकारात्मक रवैया, देश के लोगों के प्रति, देश के व्यापारियों के प्रति, देश के आम जनमानस का मनोबल तोड़ने का काम करते हो आप। कि यहाँ पे कोई अगर आगे बढ़ने को निकलता है तो आप खड़े हो जाते हो। कोई बाहर से आया, विदेशी कोई कंपनी आई, कोई व्यक्ति आया, उसने कह दिया कि इन्होंने गलत किया, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में लड्डू बंटने लगते हैं। अरे कमाल है भाई, कहाँ गया वो जॉर्ज सोरोस, कहाँ गए उसके आरोप, क्या हुआ उन सब चीजों का? वो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था, कहाँ है आज के दिन जॉर्ज सोरोस, बताइए। आऊंगा कमल जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले कांग्रेस पार्टी की नकारात्मकता है, इनका देश के प्रति, देश के युवाओं के प्रति नकारात्मक रवैया है। यही रवैया हरियाणा के चुनाव में हरियाणा के युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी का था कि जब हरियाणा के युवाओं को नौकरी लगाने की बात आई, हमारी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली, सरकार ने तैयारी कर ली थी। जो भर्ती प्रक्रिया चलती आ रही थी पिछले 7-8 महीने से, 1 साल से जो भर्ती प्रक्रिया चलती आ रही थी, जयराम रमेश, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से चुनाव आयोग पहुंच गए उछलते उछलते। अरे आप मदारी हो क्या? इस तरह की सोच रखते हो? चुनाव आयोग में जाके कहते कि ये भर्तियां रोको, ये चुनावी फायदे के लिए ये इन्होंने किया है सारा। 2-3 महीने ज्यादा सैलरी मिल जाती हमारे युवाओं को, किसी के घर में दिया जल जाता 1-2 महीना पहले, तो कांग्रेस पार्टी को इससे क्या दिक्कत थी भाई? लेकिन नहीं, देश विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है। आ रहा हूँ कमल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इनके अंदर भरे पड़े हैं, ठीक है। दूसरे लोगों में अपना घर तक अब इन्होंने कहा कि मेनका गांधी और उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं तो आपको परिवारवाद, इतने उदाहरण दे के रह गए, इसके आगे कहने को कुछ नहीं बचा। अब आप देखिए परिवारवाद क्या होता है, मैं बताता हूँ इनको, मैं बताता हूँ परिवारवाद क्या होता है। एक ही परिवार से सुबह सुबह राहुल गांधी ड्राइवर की सीट पे बैठेगा, उसकी मम्मी साइड में बैठेगी, प्रियंका पीछे बैठे, तीनों एक परिवार से बैठ के संसद में जाएंगे, वहां पे पूरा दिन खिल्लियां उड़ाएंगे, प्रधानमंत्री जी के बारे में और दूसरे नेताओं के बारे में अपशब्द कहेंगे, खुल के बोलेंगे, दूसरों का मजाक उड़ाएंगे और ये फिर आपस में बात करते हैं कि देखो मैंने अच्छा किया। रात को बैठ के डिनर पे यही चर्चा होती है, मम्मी अच्छी बोली, बेटी अच्छी बोली या भाई अच्छा बोला, यही चर्चा का विषय है गांधी परिवार में, सुबह चाय पे और रात को खाने पे। इसके आगे ये लोग सोच नहीं सकते, इनको कोई चिंता नहीं। हमारी बहन जी ने कहा, आ रहा हूँ कमल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इत्मीनान से जो है आपका जवाब लूंगा। क्यों नहीं है बड़ा मुद्दा बिल्कुल है ये। भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीर है इस बात पे और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है बनाए ना बनाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जितना मजबूत सरकार को होना चाहिए, विपक्ष को भी उतना ही मजबूती से लोगों की आवाज उठानी चाहिए कि जो विपक्ष में जो विधायक बैठे हैं या सांसद बैठे हैं, उनको भी आम जनमानस ने चुन के भेजा है, वो भी उनकी आवाज उठाए। लेकिन ये लोग एक परिवार की परिक्रमा से बाहर निकले तो इनको संगठन या देश की, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है सुनील जी, हो गया, उसके ऊपर नाचने लग जाते हैं। ठीक है। वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वीरेंद्र जी की एक प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। कमल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ,
ठीक है, वीरेंद्र जी कुछ छोटी सी कमेंट करना चाह रहे हैं। वीरेंद्र जी प्लीज आप रिस्पॉन्ड कीजिए। कमल जी पे इत्मीनान से जो है आपका जो है रिस्पॉन्ड। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अहंकार की कोई हद होती है। अब मेरे प्रवक्ता साथी ने कितनी उससे इनको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश की जनता बेवकूफ है जो एक पार्टी को मैंडेट दिया और विपक्ष में बैठा दिया। तो अहंकार की कोई हद होती है, अहंकार इतने अहंकार में नहीं डूबना चाहिए। दूसरा, इस देश के प्रधानमंत्री ने बहुत अपने वक्तव्य में कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश की साख गिरती है। तो आज आपने हिंदुस्तान की बेइज्जती करने में कसर कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप जिसका नाम ले रहे हैं, जिसके ऊपर अमेरिका में आरोप लगे हैं, उसकी वजह से कितने देशों ने हमारे साथ एमओयू साइन करने से मना कर दिया। तो इससे देश की साख बढ़ी है या गिरी है? तो बहुत सारे मेरे पास हैं, लेकिन मैं अगली बार जब मेरी ट्रेन आएगी मैं बताऊंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कमल जी अब मैं कमल जी के पास, बिल्कुल सुनील जी मैं आपके पास आऊंगा। दोनों का ही जो है आंसर आप कर दीजिएगा, लेकिन कमल जी कुछ कहना चाह रही हैं और प्रतिक्रिया करना चाह रही हैं। कमल जी प्लीज। कमल जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए कमल जी। अच्छा हाँ, तैयारी आप करके आए। आपके सामने तो लिखा हुआ आ जाता है, ये जवाब देना है। अरे जवाब के भले के बारे में नहीं सोच। कमल जी, सुनील जी मैं आपके पास आऊंगा मैं आपके पास में। आप इत्मीनान से जो है रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। कमल जी आप कंटिन्यू कीजिए। कमल जी आप प्रतिक्रिया दीजिए। आप इसको चुप करवाइए। सुनील जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। उछल कूद कर रहा है ये प्रवक्ता। मैं आऊंगा सुनील जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपको पूरा समय दिया मैंने आपको। कमल जी का टर्न है, मैं आपके पास आऊंगा। आप पूरी इत्मीनान से जो है जवाब दीजिएगा। कमल जी बोलिए। परिवार साथ है, इकट्ठा बैठते तो तुम्हारी क्यों जलती है भाई? पहले तो इस बात का जवाब दो। और उनके घर में घुसे हुए वो कब बैठते हैं, गाड़ी में क्या करते हैं? इसका मतलब सारी सीआईडी बिठा रखी है। कौन क्या इस वक्त खाता है और क्या खाता है? वैसे भी आप क्या खाता है, फ्रिज खोल के बंदे को आप गोली मार देते हैं। ये आपके काम है, नकारात्मक नहीं सकारात्मक काम है ना ये तो। और सुनिए जरा, लाठियां मारना किसानों का बड़ा सकारात्मक काम है। जब 2-2 साल जो एक लंबी लाइन लगी होती है तो क्या होता है, उनको आप मारते हैं, डीएपी देते नहीं है। 3.5 लाख मीट्रिक टन की जरूरत थी हरियाणा में, एक भी प्लांट नहीं लगाया भाजपा ने। हमने यूरिया के 12 यूनिट कर दिए। हमने पानीपत में 1 यूनिट बनाया, फिर बढ़ाया 2, 3, 4 ऐसे करके 10-12 यूनिट बना दिए। अब सुनते जाइए, चीन के हाथों पर कौन नाच रहा है? चीन के हाथों पर कौन नाच रहा है मुझे बताइएगा जरा। चीन के हाथों पर, ठीक है, उनके हाथों पर कैसे नाचते हैं? लाल आंखें दिखाएंगे, टिकटॉक बंद कर दो, लेकिन ये नहीं पता कि अब चाइना के साथ जो समझौता हुआ है, अब हरियाणा ये हमारा देश को भी अब गुलाम बनाने जा रहे हैं। 2 अंग्रेज अपनी 2 लाख छोड़ गए केंद्र में जो भी बैठी हैं, ठीक है। और आपने कहा कि जो बीजेपी कहती है वो करती है, सच में इस बात से मैं सहमत हूँ कि नायब सिंह सैनी ने कहा था सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं 7 तारीख को 8:40 पर हमारी सरकार बनने जा रही है। सहमत हूं मैं आपकी इस बात से कि आप जो कहते हैं वो करते हैं, खास करके ईवीएम में घपलेबाजी और वोट हवस सत्ता की इतनी हवस की जैसे तैसे करके जीता ही है वो, ठीक है। क्या लागू हुआ? आपने कहा 1 मिनट, HCRN में कितना घपला हुआ? 3 करोड़ कौन लेते हो पकड़ा गया। अटैची चलते थे आपके, अभी तावड़े पकड़ा गया वहां पर बॉम्बे में 15 करोड़ के कैश की वो लेखा जोखा था उसमें, वो जो पकड़ा गया। बाकी तो कंटेनर गए गुजरात से, ठीक है। और जो आपने कहा मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है शिक्षा में, वो रखा है, शिलान्यास किया है या भूमि पूजन किया है नायब सिंह सैनी ने, तो याद दिलाना चाहूंगी मैं इस अनभिज्ञ और इस क्या बोलूं मैं अज्ञानी और अनपढ़ प्रवक्ता को कि वो 7-8 साल पहले से अप्रूव्ड था। अभी कहां से ना भूमि पूजन की आप नौटंकी कर रहे हैं? 150 सरपंचों को नोटिस भेज दिया हमने नारायणगढ़ में, जहां पर लोगों ने कॉलेज तक पकड़ लिया था, हाथापाई की नौबत आ गई थी, समझे आप। और सुनिए, सारा दिन नेगेटिविटी आप चलाते हैं, कांग्रेस 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 कांग्रेस, इतने ऑब्सेस्ड हैं कांग्रेस से, दिस इज जस्ट टू मच। कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, लेकिन आपके जो पार्टी में भरे हुए सारे तो कांग्रेस के आपने भर रखे हैं, क्योंकि आपके पास अपने चेहरे नहीं है, ठीक है। अमेरिका की जिसकी बात करते हैं, हम विदेशी ताकतों के साथ बात करते हैं, जब आपके आका जाते तब क्या होता है? आपने उसके आगे तो आपके आगे नतमस्तक होते हैं, स्तुति करते हैं अमेरिका की, उसके बारे में क्या कहेंगे, ठीक है। और सुनिए जरा, आपको मैं बताती हूँ, हाँ जी, इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बात की, इन्होंने
आपको बता दूं हरियाणा में 14,000 डॉक्टर्स की कमी है। कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, हेलो जी आवाज आ रही है, आप कंप्लीट कीजिए। हाँ जी, मैं कह रही थी 14,000 डॉक्टर्स की कमी है हरियाणा में, 10,000 मेडिकल स्टाफ की कमी है। और ये कहते हैं हम स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। आयुष्मान जिस योजना की बात करते हैं, हर साल 1500 में रिन्यू कराना पड़ता है। सोचिए कितने करोड़ में बनवाए होंगे, कितना पैसा ये इकट्ठा करती है। इन्होंने कहा कि मैंने बात का जवाब नहीं दिया एलओपी का। अब भाई आपकी अल्प बुद्धि है या क्या है वो आप जाने, आपको समझ नहीं आया तो उसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने जवाब बड़ा ठीक और सटीक दिया मैंने। और आप उधार के सिंधु पर केंद्र में भी चल रहे हैं, बैसाखियों पर भी चल रहे हैं ना। अल्पमत की सरकार है ना। 240 में से भी 79 सीट पर 5 करोड़ वोटों का घपला हुआ। बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सब होंगे क्या नहीं होंगे वो भगवान जाने। कर्नाटक पर आपने जवाब नहीं दिया कि आपका 6 महीने बाद जो है एलओपी बना था, उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। और शीतकालीन सत्र शुरू हुआ पार्लियामेंट में, देश की सबसे बड़ी पंचायत, शीतकालीन सत्र हुआ शुरू, और शुरू होते ही स्थगित कर दिया गया क्योंकि अडानी पर डिस्कशन हो नहीं थी, क्योंकि अमेरिका ने उसके अरेस्ट वारंट जारी किए हुए हैं कि वहां के इन्वेस्टर्स का 25,000 करोड़ लेकर यहाँ पर 2200 करोड़ की जो है रिश्वतखोरी की उसने। सारे प्रोजेक्ट आप उसको बेच रहे हैं। हमने बनाए सारे जो आपने बनाए। आप कहते हैं क्या किया आपने? कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई हो बता दो, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो बता दो। 10 साल तक क्या किया? झकमारी क्या आपकी मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने? या नए सैनी भी वही करेगा। चलिए ठीक है, एक आ गई नौकरियों की बात तो सुन लीजिए। आपके आका से किसी ने कहा कि कारखाना लगा दो, 80 करोड़ का जो आपने खरीद लिया उड़न खटोला, वो आप किसी उद्योग धंधे में लगाते, लोगों को, बच्चों को रोजगार मिलता। 50% बिजनेस जो है हरियाणा के बंद कर दिए आप लोगों ने जीएसटी और आपकी गलत नीतियों के चलते हुए। 8,000 करोड़पति देश छोड़कर चले गए। डंकी रूट से जो जाते हैं उनकी क्या बात करेंगे आप? हर घंटे हर दिन 10 भारतीय पकड़े जाते हैं यूएस में, और उसमें से 5 गुजराती होते हैं। दूसरी बात ये है कि आ रहा हूँ मैं वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर सुनील जी आपके पास आऊंगा। आपको बता दूं जो आप यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं गौरव जी, सुनिए। जी कंप्लीट कीजिए मैम। हाँ, क्योंकि ईवीएम पर सवाल सब लोग उठा रहे हैं, विपक्ष सारा उठा रहा है, दुनिया उठा रही है, जनता उठा रही है। तो इन्होंने क्या नया शिगुफा शुरू किया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जी हमने मंथन किया, बैठक की, हम 42 सीटें क्यों हारे। अरे भाई इस बात पर मंथन करो ना कि आपने कहाँ चोरी की, कहाँ डाका डाला, वो क्यों नहीं बोलते? कहाँ रिवाड़ी का 40 मिनट तक आपका वो स्ट्रॉन्ग रूम खुला रहा, लाइटें और कैमरे सब बंद थे, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? और इलेक्शन कमीशन भी आप ही का चाटुकार। लवासा जी को क्यों हटाया? जो बड़े ईमानदार इलेक्शन कमिश्नर थे, क्यों हटाया उनको आपने, लवासा जी को? और आपने लगा दिए वो सीबीआई को, बीच में से आपने हटा दिया। 14 लाख वोटों का घपला, 7%, यानी कि 2 करोड़ 3 लाख में से आप 7% निकालिए। 14 लाख वोटों का घपला आपने किया। 32 वोटों से हारे हम। ईवीएम बदली गई है, घपलेबाजी की गई है, साइट हैंग हो गई और काउंटिंग स्लो हो गई। इन बातों का जवाब कोई नहीं देता। चलिए ठीक और है, इस बात का भी जवाब दीजिएगा जरा। ठीक है मैं जवाब ले लेता हूँ। वीरेंद्र जी है आपके पास, ठीक है। अडानी भारत है क्या जो आपको उस पर चर्चा करने से डरते? क्यों घबराते हैं मोदी जी, मुझे बताइए जरा। चलिए ठीक है मैं जवाब ले लेता हूँ। आपने ये टॉपिक जो है ये उठा दिया, ठीक है। सुनील जी जवाब देंगे, लेकिन वीरेंद्र जी आप अपना कमेंट को कंप्लीट कीजिए कि आखिरकार आज के मुद्दे पर जो है किस तरीके से कहना चाहेंगे आप जो है, और लगातार सुनील जी को सुन रहे हैं आप जो है कि किस तरीके से उनका स्टैंड है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे वीरेंद्र जी? आ रहा हूँ कमेंट में आपके पास आऊंगा। विधायक इलेक्शन पेटिशन के साथ हाईकोर्ट चले गए हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या इनके लोग कभी चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे पे कि 20 से 22% विधायक इलेक्शन पेटिशन लेकर के हाईकोर्ट चले गए हैं? ये पहली बार हुआ है। शून्यकाल प्रश्नकाल का जो समय होता है वो इन लोगों ने दे दिया है, तो क्या विपक्ष की ये इज्जत करते हैं? क्या विपक्ष को ये सुनना चाहते? नहीं चाहते। इधर विधानसभा में नहीं चाहते, उधर लोकसभा में नहीं चाहते। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बताएं कितने स्कूल आपने पिछले 10 साल में खोले हैं? आप एक स्कूल बता दीजिए। 5,000 स्कूल बंद करने का काम इन लोगों ने किया है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 20 किलोमीटर में हमने महिलाओं के कॉलेज बनाए हैं। आप एक कॉलेज बता दीजिए जिसमें महिलाओं के फुल फ्लैश बिल्डिंग बनाई हो और जिसमें क्लासेस लगती हो। तो गुमराह करने का काम छोड़िए आप।
इतनी ब्रांड और इतनी जो परसेप्शन बिल्ड करने का काम करते हैं फर्जी तरीके से, आप वो सारा छोड़ दीजिए। आप, जनता सब देखती है, जनता को बेवकूफ कहते हैं आप लोग कि आपने सत्ता में कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष में मैंडेट दिया है, वो जनता बेवकूफ है। तो ये अहंकारी लोग हैं, इनकी शिक्षा और स्वास्थ्य की पॉलिसी की इतनी वर्स्ट पोजीशन हरियाणा प्रदेश के अंदर है। इनके कितने विधायक हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं, इनके कितने विधायक हैं जो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करवाते हैं। ये चीजें क्यों नहीं डिस्कस करना चाहते? डिस्कस करेंगे विपक्ष का नेता चुना गया नहीं चुना गया। अरे आप अपनी पॉलिसी पे डिस्कस कीजिए। आप 1,25,000 युवाओं को भर्ती कैसे किया, उसको व्हाइट पेपर पे लेकर के आइए, उन पर डिस्कस कीजिए। आपके पास आऊंगा, सुनील जी के पास ऊपर संकट छाया हुआ है। आप उसको महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, 5 लाख कुछ वोट ज्यादा निकले इनकी काउंटिंग से, उसके ऊपर डिस्कस कीजिए। सर मैं आपके पास बड़े मुद्दे हैं गौरव जी, उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहते। ये लोग गुमराह करते हैं, परसेप्शन बिल्ड करने का काम करते हैं फर्जी तरीके से, जो बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है सुनील जी, अब आप जवाब दे सकते हैं कमल जी की भी बातों का। मैं आपके पास आऊंगा कुछ फाइनल कमेंट के लिए, मैं आ रहा हूं आपके। सुनील जी आप जवाब दे दीजिए। बहुत सारे जो है आप ही कटघरे में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, चूंकि लगातार अगर विपक्ष के उस मुद्दे को लेकर बात करें तो धरातल पर मुद्दे पर बात छिड़ जाती है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए गौरव जी, कोई निशाने पे नहीं है। जो काम करने वाला होता है ना, सबसे ज्यादा उंगलियां काम करने वाले की तरफ उठती है, चाहे देश हो प्रदेश हो। भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया, तभी तो लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया ना। 2,80,00,000 लोग हैं इस प्रदेश के अंदर। वो जो ये हमारे चंद कांग्रेसी साथी है या चंद विपक्ष के साथी है, क्या उन सब की गारंटी लेते हैं कि वो सब बेवकूफ थे तो उन्होंने तीसरी बार हमें आशीर्वाद दिया? तो ये देखिए, ये तो कांग्रेस पार्टी तो ना, कांग्रेस पार्टी का देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की मानसिक स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि स्टूडियो में बैठ के भी, अब कमल हांडा जी का पिछला बयान आप रिपीट करके सुनिएगा, इन्होंने 2 बार अपशब्द निकाले हैं और मेरे ऊपर पर्सनल निजी टिप्पणियां करके, आप सुनिएगा बहन जी, सुनिए जयराम रमेश, अरे बहन जी सुनिए, आपने क्यों बोला? अरे सुनिए बहन जी, आप सुनिए, जब करते हैं तो सुनने को भी तैयार रहिए। गौरव जी इनका माइक बंद करिए या मेरा बंद कर दीजिए। ये मानसिक रूप से बीमार आदमी है। जल्द वो नौबत आएगी कि आप स्टूडियो में इनको बुलाना भी बंद कर देंगे। ये नौबत आ जाएगी इनकी हरकतों की वजह से, चाहे सदन हो, चाहे संसद हो या विधानसभा हो या स्टूडियो हो या कोई इनकी कांग्रेस पार्टी का रैली का मंच हो, इनकी हर जगह वही बंदरों वाली उछल कूद वाली एक मानसिक स्थिति जो है कांग्रेस पार्टी की, उससे ऊपर तो ये आके रुक नहीं सकते। संसद के अंदर तो राहुल गांधी चलते रहते हैं, कुछ कह के हंसते रहते हैं, कभी अपनी बातों को चढ़ाते रहते हैं, ठीक है। मंच के ऊपर इनके सांसद बुजुर्गों को लात मारते रहते हैं, महिलाओं को घेरते रहते हैं इनके कार्यकर्ता मंच के ऊपर। स्टूडियो के अंदर ये हमारी बहन जी यहाँ पे खुलेआम स्टूडियो के अंदर अब शब्दों का प्रयोग कर रही है। ये इनकी मानसिक स्थिति है कांग्रेस की। आज इनकी कितनी दयनीय स्थिति है कि उनके प्रवक्ता चैनल के बैठ के ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे गालियां निकाल रहे हैं। ये मानसिक स्थिति, ये धीरे धीरे लोगों को छटनी भी करना शुरू करेंगे किसने हमारी वोट नहीं की, उनकी पिटाई भी करना शुरू करेंगे। इनकी ये नौबत तो आ रही है, आप देखिए इनका क्या हाल हो चुका है। तो मुझे इनकी बातों का जवाब ना देके मैं तो इनकी सद्बुद्धि के लिए, इनके लिए शांति की प्रार्थना करूंगा। भगवान इनको शांति दे, क्योंकि काम ये कर नहीं सकते। एक परिवार की परिक्रमा से बाहर ये लोग आ नहीं सकते, और जब तक अगर ऐसा नहीं होगा तो भगवान भी इनका भला नहीं कर सकते। भगवान भी उसका भला करता है जो कुछ ना कुछ कर्म करता है। ये जो हमारी वीरेंद्र जी है, हमने कितने सवाल किए उनसे, शिक्षा के ऊपर से, स्वास्थ्य के ऊपर, इन्होंने किसी भी सवाल का हमारा आंसर नहीं दिया। आप ये देखिए, दिल्ली की सरकार, दिल्ली का मुख्यमंत्री वो जमानत पे है, दिल्ली की आधी सरकार जमानत पे है। पंजाब में कितने मंत्री जेल जाके बाहर आ चुके हैं, और ये हमारे भाई कह रहे हैं कि हमने काम नहीं किया, हम गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अरे भाई, गुमराह करने का काम, एडवर्टीजमेंट करने का काम, ये काम तो आम आदमी पार्टी का है। देश में नफरत का जहर फैलाना, जाति पाति में बांटना देश को, ये कांग्रेस पार्टी का काम है। ये लोगों ने आप लोगों की हरकतें देख के लोगों ने आपको वोट दिया है।
ये ऐसी कुछ नहीं है कि भाई आप ठीक है सर, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें ज्यादा ठीक है सर, समय इजाजत नहीं दे रहा है इससे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। फाइनल कमेंट के लिए रुक कर रहा हूँ। कमल जी 10 सेकंड। ठीक है, सुनील जी आपका हो गया। कमल जी प्लीज, कमल जी बोलिए। फाइनल कमेंट, फाइनल टेक, क्या कहना चाहेंगे आप कमल जी? हाँ जी, मेरी बारी है गौरव जी। जी प्लीज, समय कम है और उसको लेकर जो फाइनल कमेंट कमल जी। कहा बंदर की तरह उछल कूद तो ये मचा रहे हैं। ठीक है, 10 सेकंड में आप कंप्लीट कीजिए कमल जी। ये बंदरों, इनको ये नहीं पता, बंदर तो ये खुद ही लग रहे हैं, शक्ल से बंदर लग रहे हैं। दूसरी बात, जब आपकी फाइल खुलेंगी ना, मैं आपके चैनल से ही इनको क्षमा करता हूँ। मैं इनकी दयनीय स्थिति, आप आपस में डिबेट ना कीजिए, मुद्दों पर थोड़ा सा जो तर्क है उसको जवाब दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल कमेंट कमल जी। कौन क्या है, क्या से है, वो बाद में देख लेंगे। इसलिए ये लोग यहाँ बैठ के शनाब ऊल जलूल। ठीक है कमल जी। वीरेंद्र जी फाइनल कमेंट। सुनील जी ठीक है, हो गया। वीरेंद्र जी समय इजाजत नहीं दे रहा है ना, इसलिए समय कम है, इसलिए मैं फाइनल कमेंट के लिए आया कमल जी मैं आपके पास। फलाना बेल पे है, जब इनकी फाइलें खुलेंगी तो बेल भी नहीं मिलने वाली। जो इन्होंने चोरी धंधा छापा, चंदा चोर पार्टी, विश्व की भ्रष्टतम पार्टी। ठीक है, जींद पुलिस प्रकरण पे कोई बात नहीं की इन्होंने। आपने महिला सुरक्षा की बात करते हैं ना, 500 के सिलेंडर की बात करते हैं ना, आप 21 रुपए महिलाओं के खाते में कब आएंगे उसकी बात नहीं करते, किसानों के भले की बात नहीं करते। ठीक है, मुद्दा नेता विपक्ष को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? फाइनल कमेंट में जानना चाह रहा था। वीरेंद्र जी 5 सेकंड में आप बताएं जरा कि हरियाणा में कब तक जो है तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी और कब तक जो है आगे नेता, जो जनता को या फिर कह सकते हैं प्रदेश की विपक्ष को अपना सारथी मिल जाएगा, अपना नेता विपक्ष मिल जाएगा? वीरेंद्र जी, हरियाणा में किस लिए बंद किया इन्होंने? हरियाणा में क्योंकि बाहर के कोई। ठीक है, समय इजाजत नहीं दे रहा, आपकी तकनीकी समस्या की वजह से आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही वीरेंद्र जी। लेकिन कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया, और वीरेंद्र शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनील फोगाट आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन मसला में लगातार यही सवाल कि आखिरकार हरियाणा कांग्रेस का जो नेता विपक्ष का चेहरा है, यानी कि कह सकते हैं विपक्ष को अपना सारथी कब तक हासिल होगा, कब तक जो है हाईकमान इस पर फैसला सुनाएगा और हरियाणा में एक नेता विपक्ष की तस्वीर देखने को मिलेगी। मसला में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।